गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को हमारी तरफ से। और जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और नाज़रीन, जुम्मे का दिन तो वैसे ही बहुत मुबारक समझा जाता है, रहमतों और बरकतों वाला दिन समझा जाता है, लेकिन आज इस दिन की अजमत कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि आज मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। और आज के दिन ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़र बेमिसाल किया जो दुनिया के लिए एक अजीम मौजिज़ा साबित हुआ। इस रात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अपनी कुर्बत से सरफराज फरमाया और कायनात के असरारो रमूज का मुशाहिदा करवाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुछ यूँ बयान किया है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने महबूब को मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत फरमा दी ताकि हम उसे अपनी निशानियाँ दिखा सके। आज का दिन बहुत ही ख़ास है। कोशिश कीजिएगा कि इस दिन की फजूल और बरक़ात से आप भरपूर फ़ायदा उठा सके और उनको जितना ज़्यादा हो सके उनको समेट सके। तो ये आज की अच्छी बात थी और मेरे ख्याल से आगाज़ भी अच्छी बात से करना चाहिए। हमारे समाजी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, बल्कि बिगड़ती जा रही है और हम अखलाकी गिरावट का शिकार होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब गुर्बत जुर्म बन जाए तो दाद रसी कौन करे। एक और मासूम घरेलू मुलाजिमा मकान मालिक के जुल्म का निशाना बन गई है। वहदत कॉलोनी में मालिकान का 10 साला सबा पर घर में बंद करके बहिमाना तशद्दुद किया गया है और बच्ची की चीखों पुकार पर हमसाया ने पुलिस को बुलाया और 10 साला सबा का कहना है कि अहले खाना घर में बंद करके रोजाना उस पर तशद्दुद करते थे। पुलिस ने बच्ची को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया था और अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मजीद कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। कार्रवाई होगी और बाद में या तो वालिदैन पैसे लेकर सुलह कर लेंगे या मुल्जिमान असर और रसूख इस्तेमाल करके जमानत लेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमेशा से ऐसा होता रहा है। ये पहला वाकया नहीं है कि किसी कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया है। सैकड़ों वाकयात सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया नहीं मिलता जिससे मुल्जिमान को ऐसी सजाएं दी जाए जिससे एक मिसाल कायम हो सके। तो क्या कमसन मुलाजमीन पर ऐसा ही जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं और ऐसे मुलाजमीन को सजाएं क्यों नहीं मिलती? हम अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती का क्यों शिकार हो रहे हैं? हम कमसन मुलाजमीन भी हमारे शर से महफूज नहीं रहते। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी है, चेयरपर्सन है वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। अमरीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू मनीबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अमरीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो हम ये वाकयात देख रहे हैं कमसिन घरेलू मुलाजमान पर तशद्दुद के वाकयात, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इस तरह के बेशतर वाकयात हम देखते आ रहे हैं। तो पहले तो हमें ये बताइए कि हम किस उम्र के फ़र्द को अपने घर में मुलाजिम रख सकते हैं? कानूनी हद क्या है इसकी? देखो मनीबा, पहली जो चीज़ है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि हमारे पास कानून तो मौजूद है, मगर हमारे पास जहाँ पे गरीब आ जाता है जिस सिचुएशन में, जिस केस में, वहाँ पे शायद उसकी इन्फोर्सेबिलिटी उतनी नहीं होती। और अगर लॉज बनते भी हैं तो मुझे लगता है, और काफ़ी और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को भी ये लगता है, कि वो प्रॉपर्ली ड्राफ्ट नहीं किए जाते जिसमें उनकी जो पेनल्टीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होती जो डिटर कर सकें या रोक सकें उन लोगों को जो ये क्राइम कमिट करते हैं। सो जहाँ पे आप बात कर रही हैं पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 की, उसमें अगर आप उसकी बेयर रीडिंग भी पढ़ें तो एक तरफ तो वो कहते हैं और कि बनाया गया है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, येट उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके से हुई है कि आपको 15 साल का बच्चे को भी अलाउ कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है, जो एक ब्लैंकेट अप्रोच होनी चाहिए थी, वो नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लकूना है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और उसके बाद जो पेनल्टीज़ हैं, सो क्या हो जाएगा अगर मैंने 15 साल की उम्र से कम तर बच्चे को अपने घर में मुलाजिम रखा या मुलाजमा रखी, तो क्या मुझे पेनल्टीज मिलेंगी? उसमें पेनल्टीज बहुत कम है, 5,000, 10,000 मैक्सिमम। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट भी होती है वो 1 महीने की होती है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन्फोर्सिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन में। अमरीन, आपने कहा कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है? आपको लगता है?
देखें, नहीं, 2 साल हो गए हैं इसके इस एक्ट को आने के लिए। जो प्रोसीजर भी बताया गया है कि जी जो एम्प्लॉयर है वो बताएगा इंस्पेक्टर को कि उसने ले लिया, किसी को एम्प्लॉय कर दिया है। दूसरा ये कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी एम्प्लॉयर बनाएगा। आपने कहाँ पे देखा है, स्पेशली जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, कि कोई भी अपनी मर्जी से जाके बताएगा कि उसने किसी को इम्प्लीमेंट किया होगा, किसी को एम्प्लॉय किया होगा। ऑब्वियसली आई एम श्योर लोअर एक लिमिटेड लेवल पे जरूर लोग ये करे होंगे, मगर मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करूंगी कि इस केस के बाद, और अब जैसे पिछले हफ्ते हुआ एक बच्ची को मार दिया गया है, तो इसमें फिर आप किस तरीके से गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे? आपको यूनियन काउंसिल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको लेबर इंस्पेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पे फैक्ट्री में बच्चों को काम करवाते हैं। हाँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन या चेंज नजर आएगा, क्योंकि 2 साल हो गए और आफ्टर एवरी अदर फ्यू वीक्स कोई इस टाइप का केस हमें जरूर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अमरीन, आपके पास भी बेशतर इस तरह के केसेस आते होंगे, तो मुझे बताइएगा मालिकान की क्या वजह होती है? वो क्या बताते हैं कि वो किस वजह से घर में कम सिन मुलाजमीन को मुलाजिम रखते हैं? देखिए जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैंने ये चीज़ को हाईलाइट करना था कि हमारे पास सिर्फ मुलाजमीन और वो नहीं है जो उनको एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय सिर्फ नहीं है। हाँ। यहाँ पे एक अनरेगुलाइज्ड एक एजेंसीज भी हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों को फॉर वर्किंग पर्पसेस। वो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई भी आके कह देता है। कुछ ऐसे केसेस मेरे पास जरूर आए हैं जहाँ पे बाद में एम्प्लॉयर ने कहा है जो कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये 14 ईयर्स ओल्ड या 15 ईयर्स ओल्ड है। बट देन अगेन आई नो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको पास आईडी कार्ड होना चाहिए था, मगर हमारे पास ये जो एजेंट्स हैं, जो एम्प्लॉइंग एजेंट्स हैं, उनको रेगुलाइज करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि एम्प्लॉयर जो कहता है वो कह दे, मगर ये जितना भी जो अनजस्टिफाइबल एक्ट्स हैं जहाँ पे उसको फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, उसको खाना नहीं दे रहे टाइम पे, उससे काम ज्यादा करवा रहे हैं, उसको मैलन्यूट्रिशन करके उसको घर भेज देते हैं और फिर वहां पे उसकी डेथ होती है, ये भी रिपोर्टेड केस है। और एक और चीज मुनीबा, ये हमारे पास सिर्फ लाहौर के केसेस आते हैं या बड़े शहरों के केसेस आते हैं। जो छोटे गाँव में और जो छोटे शहरों में हो रहा है उसके पास तो, हमारे पास तो उसका डेटा ही नहीं है और ना ही हमें कभी पता चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत से ऐसे अमरीन केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। सो आप इसको दुगना या थ्राइस या इसका 10 टाइम्स इसका रिपोर्टेड केसेस को देख के आप इसको समझ लें कि इससे 10 गुना ज्यादा केसेस होंगे जो रिपोर्टेड नहीं हो रहे और जो एक्चुअली बच्चे सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। तो मुझे बताइए, अमरीन के मुलाजिम बच्चों पर तशद्दुद करने की अमूमी वजूहात क्या बयान की जाती हैं, क्या कहते हैं लोग? देखिए, फैक्टर्स बहुत हैं। स्पेशली अगर आप अभी देखें, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे ना सिर्फ चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में आपको वायलेंस के केसेस नजर आएंगे, पर आपको वैसे डोमेस्टिक वायलेंस औरतों पे और बच्चों पे भी, उनके अपने बच्चों पे भी नजर आएंगे। और उसका बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, ये ज़रूर है, एक तो द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्टेइंग इनसाइड, आपकी जॉब्स चली गई हैं, उसमें फिर आप जो आपका सबसे वनरेबल जो घर में इशू होता है, वो सबसे वीकेस्ट जो लिंक होता है वो वही होता है जो गरीब होता है, जो पावरफुल नहीं होता, और आप अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे या बच्ची पे डाल देते हैं। सो ये सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और इसमें आपको एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है टू सी एंड एनालाइज कि क्यों ये एम्प्लॉयर्स ऐसे करते हैं। बट विदाउट सेइंग दिस, अगर आप ओवरऑल हमारी सोसाइटी में भी देख लें, हम गरीब को इंसान नहीं मानते और यही सच है। हम सिर्फ पावरफुल को देख के या किसी एलीट को देख के हम उससे बात करना चाहेंगे, हम अपने कम तर से नहीं करते बात या उनको इंसान समझते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि इस तरीके के वायलेंस और एक्सट्रीम किस्म के, जिसका कभी सोचा भी नहीं है, वो हमें इस टाइप के केसेस रिपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। ठीक है अमरीन, जब ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो इसके बाद सजाएं क्या मिलती हैं मुल्जिमान को, मिलती भी हैं या नहीं मिलती, और क्या सजा का क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है?
देखिए जी, पहले तो क्योंकि एफआईआर कटती है, एफआईआर के टाइम पे ही आप ये समझ लें कि उसी वक्त एम्प्लॉयर के वो अलर्ट हो जाते हैं और उस वक्त फिर वंस ही रियलाइजेस कि ये चीज़ एक्चुअली उस तरफ जा रही है कि यहाँ पे अदालत और वो सारा, तो कभी कभी रातों रात ही पैसे दे दिए जाते हैं पेरेंट्स को और बच्चे के पेरेंट्स को, और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और ये अदालत तक नहीं जाती और एफआईआर वापस ली जाती है। अगेन गुर्बत, एक आपकी प्रॉब्लम के बच्ची है, बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, बच्ची को मारा गया है, आपकी जो सोसाइटल प्रेशर है और आपके जो बाकी कि वो कहीं और पे काम नहीं कर सकेगी, अगर उसने अभी एफआईआर घटा दी एक एम्प्लॉयर के बाद के खिलाफ, वो आगे जाके काम नहीं कर सकेगी। वो ऑलरेडी 14 ईयर्स ओल्ड है, वो ऑलरेडी 13, एंड दिस मीन्स कि उसके आगे साल जहाँ पे वो एम्प्लॉय होके एक जनरेट कर सकती है इनकम अपनी फैमिली के लिए, वो नहीं कर सकेगी। सो इसकी वजह से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इवन दो एक स्टेप आगे ले लेते हैं और एफआईआर की तरफ जाते हैं, वो फिर बैकआउट कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, और वो पैसे लेकर सुलह कर देते हैं। बिल्कुल, ये मेजॉरिटी केसेस हैं। और दूसरी बात ये कि जो पेनल्टीज की जो आप बता रही हैं, मैं आपको बताया है कि 5,000 to 10,000 एट मोस्ट 50,000 अगर बच्चे को अंडर द एज ऑफ 15 है, और इसमें आपको विदिन के 1 महीने की आपको इसमें जेल है। और लॉ कुछ नहीं बताता कि खाना किस टाइम पे देना है, कितना टोटल उसे किस लेवल का काम उससे कराना है, थोड़ा सा मेंशन करता है मगर डिटेल में नहीं करता। फिजिकल वायलेंस और अब्यूज अगर आप करते हैं किसी बच्चे को, उसकी क्या सजा है, वो सारा कुछ हमारे लॉ में मौजूद नहीं है। तो क्या अमरीन, आपको क्या लगता है कि हमारी कानून साजी मजीद सख्त होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे वाकयात और रुनमा हो रहे हैं, अगर लोग पकड़े भी जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं, पेनल्टी दे देते हैं, लेकिन मिसाल कोई भी एग्जाम्पल नहीं सामने आ रही कि अगर लोग इस तरह की कोई हरकत करते सोचें तो वो 100 बार सोचें कि उसके बाद कानून की गिरफ्त में हम आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल आई एग्री। मिसाल इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अभी भी ये जो कल का वाक़या है उसमें देखते हैं कि क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन तो होती है। पुलिस को भी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करें, उसकी जो रिपोर्ट है वो शुड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। हम लोगों को कहीं पे भी अगेन रिच और पावरफुल का साथ नहीं देना चाहिए अगर वो किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और ये सारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, इसमें जो आपकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, आपका पुलिस है, आपका जुडिशरी है, वो सारा इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर वो सज़ा नहीं देंगे और अगर स्टेट खुद स्टैंड अप नहीं करती, अब जैसे कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, एक सारा अहमद है जो हर काम करती हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर, मगर सिर्फ एक बंदे का ये काम नहीं है, ये हर जगह ये होना चाहिए। तो फिर कहीं पे हमें पता चलेगा कि क्या बच्चे को हम फिर कहाँ लेके जाएं। अगर माँ बाप उससे पैसे ले रहे हैं तो क्या स्टेट स्टेप इन करती है? अगर स्टेट स्टेप इन करेगी तो बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कितने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज हैं, हमने उनको किस तरीके से फाइनेंस किया है, उसकी फंडिंग कैसी है। सो ये सारी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, जुडिशरी पे, आपकी पुलिस पे। और ये अगर आपस में इकट्ठे काम नहीं करेंगे, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन और डेटरेंस के वो रुक जाएं, क्योंकि वो फिर वो सोचेंगे कि क्या अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे साथ वो वाला हशर ना हो जाए जो फलाने बंदे के साथ होगा। वो तो हुआ ही नहीं, उनको पता है कि भाई 5-10 हज़ार में चीज़ खत्म हो जाने। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बताइए अमरीन के जो कम सिन मुलाजिमीन बच्चों के जो वालिदैन हैं, वो इस अमर में कितने कसूरवार होते हैं कि वो अगर अपने बच्चे को किसी के घर छोड़ आते हैं और उसके बाद उनका पता भी नहीं लेते, उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। देखो, इसमें मुनीबा फैक्टर्स, मैं उनको बिल्कुल, जो गरीब है ना, मुझे नहीं लगता हमें कभी भी उसको लायबल क्रिएट करना चाहिए, को कहना चाहिए या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए, क्योंकि गरीब की मजबूरी होती है। और जब आप मजबूर होते हैं, और स्पेशली जब आपके पास 6, 7, 8 बच्चे हैं और आप चाह रहे हैं कि बच्चे को कोई वहाँ पे कोई नुकसान हो, बच्चियों को स्पेशली यंग बच्चियों को वहाँ पे उनका कोई रेप ना कर दे या वो किसी गलत काम में ना पड़ जाए, तो ठीक है, मैं उसको किसी के घर में रखवा देता हूँ। सो ये सारी चीज़ें, फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंटली उनको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको नहीं करार देती कि उनकी कोई गलती है। अगर वो गरीब हैं और अगर आप उनको कहते हैं कि 50,000 में उस चीज़ को सेटल करो या 1 लाख में करो, तो वो शायद उस बच्चे की, अब देखें 5,000 पर मंथ बेसिकली मीन्स कि उसको 1 लाख
कुछ भी नहीं मिलना था। आई मीन के दिस इज हाउ दे आर 5,000 रुपए पे वो एक एक बच्चे को रख रहे हैं। तो इतनी गुर्बत होगी कि उन्होंने इस चीज़ पे एक्सेप्ट कर दिया कि हाँ जी सिर्फ 5,000 पे आप बच्चे को रख लें और आप उसे जितना काम करवाना है आप उसे कराएं। सो आई थिंक हमारी सोसाइटी में ये जो इम्बैलेंस है ऑफ द रिच एंड द पुअर, उसके फैक्टर्स हैं। और गरीब को आई डोंट थिंक मैं उनके पेरेंट्स को भी मैं नहीं दूंगी लायबिलिटी। ठीक है, बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी और चेयरपर्सन थी विमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की। अमरीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, सोशल मीडिया आपको पता है कि हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और दुनिया में अगर बात की जाए तो लाखों लोग सोशल मीडिया से पैसे भी कमा रहे हैं, जिनमें यूट्यूब सरफहरिस्त है। और गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में यूट्यूब पर टैक्स और लाइसेंस की मद में फीस के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि जिस पर सारिफिन की जानिब से बड़ा ही सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेकिन अब यूट्यूब की जानिब से एक नई पॉलिसी जारी की गई है जिसके मुताबिक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स के जरिए कमाई करने वाले गैर अमरीकी अकाउंट होल्डर को अब अपनी वीडियो से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स अदा करना होगा। यूट्यूब की जानिब से यूट्यूबर्स को मौसूल होने वाले नोटिस के मुताबिक ये टैक्स उन्हें अमेरिका से मिलने वाले व्यूज पर अदा करना होगा। यानी अगर एक वीडियो को 5,000 व्यूज मिलते हैं जिनमें से 2,000 अमेरिका में मौजूद सारिफीन से आए हैं तो इन 2,000 व्यूज की कमाई पर उनको टैक्स लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बयान में यह भी खबरदार किया गया है कि अगर किसी भी सारिफ ने अपने टैक्स के हवाले से फॉर्म 31 मई तक जमा नहीं करवाया तो गूगल इस सारिफ की आमदनी पर अज खुद 24% टैक्स काट लेगा, क्योंकि इस अकाउंट होल्डर को अमेरिका में मकीम तस्वुर किया जाएगा। ये पॉलिसी है क्या, इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कादिर हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अरसलान ताहिर जो यूट्यूबर्स हैं। तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले अरसलान, मुझे आप बताइए कि और हमारे नाजरीन को भी गाइड करें कि यूट्यूब के जरिए किस तरह हम पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए कितने आपके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और वॉच टाइम कितना होना चाहिए आपका। पहली बात तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यूट्यूब बेसिकली अगर देखा जाए ना लास्ट डेज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद सोशल मीडिया। बिल्कुल। जैसे ही सोशल मीडिया इन हुआ उसके बाद यूट्यूब पे लोगों ने दिन ब दिन चैनल्स बनाने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसे लेट्स सपोज अगर किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को गार्डनिंग का शौक है और किसी को मतलब डिफरेंट किसी भी चीज में शौक है, आर्ट का है, सिंगिंग का है, वो यूट्यूब पे आ गया। तो वो आराम से यूट्यूब पे आ सकता है। बट द थिंग इज दैट के सब्सक्राइबर्स गेन कैसे करने हैं। हर कोई हमें भी डिफरेंट हमारे सब्सक्राइबर्स मैसेज करते हैं कि भाई सब्सक्राइबर किस तरह लें, 1000 सब्सक्राइबर किस तरह कंप्लीट करें, 4000 घंटे किस तरह कंप्लीट करें। द थिंग इज दैट के लोग अपने डिफरेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वो यूज नहीं करते। ठीक है। जिस तरह व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, उधर से आप पहले अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आप अपना कंटेंट डालना शुरू करें। जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे डेफिनेटली आपको व्यू आने शुरू होंगे। कोई एक वीडियो होती है जो क्लिक करती है। लेट्स सपोज अगर 30 डेज है, 30 डेज में आपने 45 वीडियो डाल दी है। ठीक है। अगर 45 नहीं डाल सकते 30 डाल दिए, 30 नहीं डाल सकते आपने 20 डाल दिए। ठीक है। कोई एक वीडियो क्लिक कर गई वो आपको 20, 25, 30 हजार सब्सक्राइबर आराम से दे। बिल्कुल, ऑल अबाउट कंटेंट। कंटेंट। ठीक है। तो मुझे कादिर, गुलाम कादिर, आप बताइए कि कितना क्रिएटिव होना पड़ता है इस चीज में अगर ये देखी जाए तो, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके लोगों को नजर आएगी और तभी वो पिंच होगी जाके लोगों। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये सोचता हूँ कि जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी ना उतना आप यूट्यूब पे जल्दी पुश करेंगे। अच्छा। हम लोग क्या करते हैं ज्यादातर, हमारा जो है हम कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। ये मैं बोल हम कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम अपना दिमाग चलाने से टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा। एक्चुअली वेस्ट में जो कंटेंट चल रहा होता है हमारी कोशिश होती है उसे उठा के अपनी मर्जी से कॉपी पेस्ट किया जाए। अच्छा। तो मेरी नजर में ये मतलब जो हम लोग स्कूल टाइम पे करते थे, कॉलेज टाइम पे कॉपी पेस्ट चीजें करते थे, वो अब आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे भी हो रहा है। एक्चुअली अभी अब इलीगल किसी का आइडिया हम कॉपी करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, अब ये भी एग्जैक्टली किसी का आइडिया आप चोरी करते हो वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा आइडिया, आपने इसने उठाया, तो यूट्यूब इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ तो नहीं आप लोगों के साथ कभी? नहीं, लोग हमें कॉपी करते हैं। मैंने एक ट्रेंड 2-3 अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किए थे जिसका इंडिया ने बहुत ज्यादा कॉपी किया मेरे ट्रेंड को, बहुत वायरल हुआ था।
और यही कहूंगा, क्योंकि नादिर भाई ने भी हमारे इसके ऊपर किया था। अच्छा, बस यही कहूंगा, जितना आप क्रिएटिव होंगे उतना आप यूट्यूब पे पुश करोगे। और मुझे बताइए अरसलान, ये जो नई पॉलिसी आ गई है, ये इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली अगर देखा जाए ना, एक लॉ आया था, मुझे याद नहीं है ठीक तरह से, 1957 में कुछ इस तरह का लॉ आया था, जिसमें मतलब कि ये था कि कोई पाकिस्तानी लेट्स सपोज अगर अमेरिका में रह रहा है, तो उधर से रहते हुए वो वीडियो पोस्ट कर रहा है, और अगर उसके ऊपर व्यूज आए हैं तो वो पाबंद था टैक्स देने का। लेट्स सपोज अगर हम इधर बैठे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और अमेरिका से हमें 30,000 व्यू आ गए, बिल्कुल, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर टैक्स वो आयद कर रहे हैं ना हम पे, तो उतना फैसिलिटेट भी करें। लेट्स सपोज हम अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मिसाल ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट हम किसी डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट करती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाने की भी आयद होती है। तो इसी तरह आई थिंक सो कि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि 5-6 लोग होते हैं, वो मिलके चैनल बनाते हैं, उनकी अर्निंग जो होती है वो एक तरह से रुक जाती है। और 24% गुलाम कादिर 24% टैक्स लग रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। द थिंग इज दैट मतलब कि इतना ज्यादा टैक्स आप लेकर जा रहे हो, किसी को पता नहीं है कि जब एडसेंस की अर्निंग फाइनलाइज होती है महीने बाद, लेट्स सपोज अगर हमने $1,700 बनाए या फिर $5,000 बनाए, उसमें से ऑलरेडी हम 35% टैक्स दे रहे हैं। अब 35 लैदा देना है, 24 लैदा देना है, तो बाकी यूट्यूबर्स को बचेगा क्या? ये भी एक चीज है, लेकिन ये एक अच्छी चीज नहीं है कि हमारा कंटेंट अमेरिका में भी देखा जा रहा होता है, इसलिए टैक्स लग रहा है। क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा, अगर इसलिए टैक्स लग रहा है, अगर वो टैक्स लगाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारी अर्निंग में भी इजाफा किया जाए। डेफिनेटली सीपीएम हाई किया जाए। एशिया में जो पाकिस्तानी मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान से जो व्यूज आते हैं, उसके ऊपर अर्निंग कम होती है। लेट्स सपोज अगर यूएसए से हमें 10,000 व्यू आया है, तो उसके पीछे हमें कम से कम $50-60 बनेगा। ठीक है। अगर एशियन ट्रैफिक के ऊपर पाकिस्तान में से हमें 50-60 हजार है, तो उसके ऊपर गिनती के सिर्फ $5 या $10 बने। ये बहुत ज्यादा फर्क है। टैक्स आयद करने से पहले अमेरिका को इस चीज के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज के बारे में सोचेगी, टैक्स लगाने का सोचेगी, तो उनको भी सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर वहां पर ये लग रहा है, तो फिर बाकी मुमालिक में भी इसको परसू किया जाएगा और देखा जाएगा कि हम भी लगा लें, अगर उन्होंने लगा लिया तो। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे तो फिर यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं उनका क्या बनेगा? मैं आपसे वही बोला ना कि हमारी अर्निंग में इजाफा करेंगे, उनका क्या बनेगा फिर? नहीं, वैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर इंटीग्रेशंस पे जिंदा है, प्रमोशंस पे जिंदा है, डिफरेंट कंपनीज की इंटीग्रेशंस आ जाती हैं, उस पे जिंदा है। क्योंकि अभी बेसिक जो अर्निंग है यूट्यूब से बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि फेसबुक अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है एक तरह का। अच्छा, फेसबुक दोबारा फेसबुक इज द क्रिएट हो रही है। फेसबुक इज द किंग। एक्चुअली फेसबुक इस वक्त मार्केट में बहुत हाई जा रहा है। अच्छा, फॉर द अर्निंग। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको मैं पैगाम दूंगा, गाइस यू गाइस शुड शिफ्ट ऑन फेसबुक। हाँ, आप लोग भी फेसबुक पे शिफ्ट हो गए हैं कि नहीं? जी, वी आर डूइंग। और देखा जाता है अरसलान कि हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुछ अरसा उनका चलता भी है, लेकिन वो फिर फ्लॉप हो जाता है। ऐसी क्या गलतियां करते हैं अमूमन कि जिसकी वजह से ये गलती नहीं होती, दिल बर्दाश्त हो जाती है। बिकॉज़ हमें जब सब्सक्राइबर चाहिए था, हम पहला 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है, हमने सड़कों पर खुआर होके लिया था, लाइक इंटरनेट ऑन कर लिया, और जो जा रहा है उसको मोबाइल पकड़ के सब्सक्राइब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, उसके बाद कंटेंट डालना शुरू कर दिया। जहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम महीने की 15 वीडियोस डाल रहे हैं, तब हम महीने की 30 वीडियोस डालते थे। तो ऐसे ऐसा विद द पैसेज ऑफ मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, ये जो चैनल बनाकर छोड़ देते हैं, असल में इनको जो हमारा मुआशरा है वो गाइड कर चुका होता है कि यार इस फील्ड में बहुत पैसा है, तुम अगर इस फील्ड में जाओगे ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, घर भी ले लोगे, गाड़ी भी ले लोगे, सब कुछ कर लोगे। और लेकिन जब वो YouTube की फर्स्ट अर्निंग आती है ना, तो वो दिल बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि बिकॉज हमने इस चीज को पेशेंस लेवल चाहिए होते हैं बहुत ज्यादा। 4 साल दिए हैं। अच्छा, 4 साल हो गए आप लोगों को वर्किंग ऑन YouTube। तो आज आके अगर हम यहाँ बैठे हुए तो एक टाइम है। अगर हम बोले कि मुझे पहले दिन में 1 लाख रुपए अर्निंग आ जाए, वो तो नहीं आएगी। तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं अगर पूछा जाए तो गुलाम? हमारे आप खुद बताएं। 1.7 मिलियन। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद हमारे 3-4 और चैनल हैं, प्रोडक्शन भी हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। हमारी इंटरव्यूज की टीम जाती है, जो सोशल मीडिया की होती है, वो सारी टीम्स जाती हैं। फेसबुक पे भी अच्छे हमारे फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे 22 लाख हैं, 2.2 मिलियन। तो मुझे बताइए अरसलान कि अगर देखा जाए तो एक यूट्यूब अगर आपने स्टार्ट करना है तो कितनी पैसे होने चाहिए, कितनी सरमायाकारी के साथ आप शुरू कर सकते हैं? एक अच्छा कैमरा रिक्वायर्ड है, ट्राइपॉड रिक्वायर्ड है, 2 बैटरीज रिक्वायर्ड है, 2 मेमोरी कार्ड रिक्वायर्ड है, बस निकल जाओ सड़कों पर। सड़कों पर निकल जाएं और बस स्टार्ट कर दें वीडियोस बनाना, हर चीज अगर करना। देखा जाए ना, लाहौर भरा पड़ा कंटेंट से। जरूरी नहीं कि आप प्रैंक करें, आप व्लॉग्स भी कर सकते हैं,
आप इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, मतलब कि पूरा लाहौर स्टोरी से भरा पड़ा है। आप बस कवर करने वाले बने, समझ ले 1.5 से 2 लाख रुपया आपको रिक्वायर्ड है फॉर दिस स्टार्टअप ऑन यूट्यूब, अदरवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कैमरे के बगैर वीडियो बनेगी नहीं। लेकिन मुझे बताइए कादिर कि यूट्यूब बनाने के लिए आपको आइडियाज किस तरह के आने चाहिए, क्योंकि हर कंटेंट जो है ना लोगों को पिंच नहीं करता, और हम लोगों को कंटेंट ही वो चाहिए होता है जो लोगों को पसंद आए, क्योंकि उसकी वजह से चैनल्स आपके फ्लॉप हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें ये चीज है कि आपको खुद के अंदर देखना चाहिए कि आप किस चीज में माहिर हैं। अगर आप जिस चीज में माहिर हैं वो चीज अगर आप वो कंटेंट लेकर आते हैं ना तो पब्लिक ऑब्वियसली आपको पसंद करेगी। मैं एक एंटरटेनमेंट हूँ, ठीक है, मैं बैठा हुआ अपनी गैदरिंग में, घर में, इवन के अपनी मामा को जुगत करता हूँ, वो खुश होती हैं, वो हंसती हैं, यानी कि मैं उनको इस तरह से अपने मुआशरे में मजाक करता हूँ। एकदम अरसलान, मैं, हमारी पूरे टीम मेंबर्स बैठे हुए थे आज से 4 इयर्स पहले, तो हमने सोचा यार एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उस पे ये वीडियो शूट करके लगाते हैं। जो हम प्रैंक करते हैं ना, हम नॉर्मल हरकतें करते थे में, तो हमने सोचा यार इसको शिफ्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस की फॉर्म में लेकर जाते हैं, इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ताकि लोग भी देख सके कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमें नहीं पता था कि इस वक्त पाकिस्तान की टॉप 4 वीडियोस हमने हिट की हुई हैं। पहली वीडियो हमारी 225 मिलियन तकरीबन 22 करोड़ व्यू के साथ टॉप पे है फेसबुक पे। दूसरी हमारी 15 करोड़ व्यूज के साथ टॉप पे, मतलब कि किसी पाकिस्तानी ने आज तक इतना व्यू हासिल नहीं किया, इवन के कोक स्टूडियो ने भी इतना व्यू हासिल नहीं किया जितना हमें मतलब कि मिला है। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो हमारे पूरे पाकिस्तान में टॉप वीडियो दी है ना 2.21 मिलियन, ये छोटी अचीवमेंट नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ये हिट हुई थी वीडियो तो मैं सोच रहा था कि यार कोई मीडिया चैनल हमें कवर करेगा, किसी ने नहीं कवर किया, कोई बात नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप जैसे जो नौजवान हैं जो इस तरह का कंटेंट लेकर आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर बुलवाएं और आप लोगों से मिलवाएं। तो मुझे बताइए कि जब पहली जो आप लोगों ने वीडियो अपलोड की थी उस पर कितना ट्रैफिक आई थी, कितने व्यूज आए थे उस पर? ये बड़ी दिल बर्दाश्ता कहानी है, हम आपको बताने लगे। एक्चुअली हमारा एक स्केरी प्रैंक था। अच्छा। मतलब कि उसको फॉलो करते हुए एक यंगस्टर ने स्केरी प्रैंक करने की कोशिश की थी। अच्छा। 2 साल पहले वो कत्ल हो गया था, तो वो हमारा स्केरी प्रैंक वायरल गया था फेसबुक के ऊपर, तकरीबन 3 करोड़ व्यू लगा था उसको। तो उसको देख के ना पाकिस्तान में ना एक्चुअली डायलॉग वाले प्रैंक बहुत ज्यादा चलते थे, ठीक है, कोई भी एक्शन प्रैंक नहीं करता था, तो हमने सोचा कि एक्शन प्रैंक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्केरी प्रैंक वायरल गया, मतलब कि ट्रेंड को लाने वाले हम लोग थे, ठीक है। स्केरी प्रैंक हम लेकर आए यूनिवर्सिटीज में, किसी को पता नहीं था कि प्रैंक्स हो सकते हैं, तो यूनिवर्सिटीज में प्रैंक स्टार्ट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी से बैन है हम लोग। अच्छा। प्रैंक इंडस्ट्री जब लाहौर में स्टार्ट की थी हमने, हमारा दूसरा चैनल, अच्छा, फर्स्ट चैनल नादिर अली का था कराची, नादिर भाई का था, और लाहौर में हमने सेकंड, लाहौर में हम लोग, अब तो लाखों बन गए। तो व्यूज मैं पूछ रही थी, पहली पे क्या कितने व्यूज थे? हमारे आए थे 2.8 मिलियन यूट्यूब के ऊपर, पहली वीडियो पे ही आ गए। एग्जैक्टली। नहीं, पहली वीडियो हमारी इंटरव्यू था, हमने इंटरव्यू से स्टार्ट किया था, तो वो भी निकल गई थी, बट इंटरव्यू वो इंडिया के रिलेटेड था, तो वो इंडिया की ट्रैफिक इतनी वेस्ट है, वो उधर से आराम से आ जाती है ट्रैफिक। तो प्रैंक अगर देखा जाए तो स्केरी ही हमारा सबसे पहले निकला था। अच्छा। बाकी इंटरव्यूज थे तो करीबन 70,000 80,000 इतना व्यू लगा के गए थे। तो मुझे बताइए आप कादिर के, जब ये आप लोग प्रैंक्स का सोचते हो, आइडियाज कहाँ से आते हैं? सारे मिलकर बैठ के सोचते हो कि अच्छा अब ये इस तरह की वीडियो बनानी है, इस तरह का कंटेंट लेकर आना है? कभी कभार हम सब बैठ के भी सोचते हैं। एक चीज जब हम देखते हैं यूट्यूब पे इंडिया में या अदर कंट्रीज में कि ये चीज टॉप पे जा रही है, जो वहाँ के प्रैंकस्टर्स हैं, तो उनको हम देख के बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगर हम यहाँ पे करें तो कोई इशू तो नहीं होगा हमारी गवर्नमेंट को या हमारी आवाम को। ये सारी चीज होती है। और दूसरी थिंग ये होती है कि अक्सर हम किसी जगह पे जाते हैं, लाइक किसी गैदरिंग में बैठते हैं या किसी बात जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। अच्छा। अब इसने मुझे कोई बात बैठे बैठे बात बोल दी है, तो मैंने पिक कर ली है, ठीक है, और मैंने उसको सोच के बता दिया कि ये आइडिया हमने करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक जो मैंने अपना आइडिया हिट किया था वो ये किया था, हैंड फ्री लगा के ना बैठा हुआ था, और ये मेरी बात नहीं सुन रहा था। अच्छा। मैंने जाके काट दी, हैंड फ्री काट दी। अच्छा। तो ये गुस्सा कर गया, तो मैंने फौरन से आइडिया पिक किया कि कटिंग हेडफोन प्रैंक होना। फिर हमने किया, वो बाकी was for the first time in पाकिस्तान, तो हमारा वो भी वायरल गया था, 1.7 मिलियन व्यूज लगे थे। अच्छा। YouTube के ऊपर। तो मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में यूट्यूबर्स को हुकूमत ताउन करती है, ताउन मिलता है हुकूमत की जानिब? हाँ सब माजरत बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा था कि अकाउंट्स वगैरह बनवाए बैंक जाके, बैंक वाले भी नहीं सुनते हैं हमारी, पुलिस वाले तो बिल्कुल भी नहीं सुनते हमारी।
हम लोग कंटेंट बनाने जाते हैं दरअसल उधर वर्ल्ड सिटी वाली साइड पे। ठीक है। लेट्स सपोज अगर ब्लॉग करना है, कोई अच्छा सा वीडियो करना है जिससे हम लाहौर को रिप्रेजेंट कर सकें, बट नोबडी इज देयर टू सपोर्ट अस। नोबडी, सीरियसली नोबडी इज देयर टू सपोर्ट। हाथ में कैमरा देके कहते हैं भाई साइड पे दो यार। एक्चुअली उधर मोबाइल सबसे खतरनाक चीज है वीडियो बनाने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मोबाइल से लोग वीडियो बना रहे होते हैं, वो अलाउड है, तो कैमरे से अलाउड है। दिस इज अनफेयर, टोटली अनफेयर। तो हम बड़ी मरतबा दिल बर्दाश्ता हुए, तो हमें उसी अपने ही एरियाज में शूट करना पड़ता है। हम भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भाई लाहौर किस तरह का है। बिल्कुल ऐसे ही है, और दिखाना भी चाहिए। खूबसूरत सिटी है हमारा लाहौर, सोना लाहौर है। तो मुझे बताइए जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे जो नए यूट्यूबर्स आने वाले हैं, जो देख रहे हैं आप लोगों को, क्या करना चाहिए उन्हें, क्या टिप्स देंगे आप? टिप्स ये दूंगा कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। हाँ। तो अपने क्रिएटिव माइंड से वो चीजें लेके आओ जो आवाम को क्लिक करें। ठीक है। और आप दिल बर्दाश्ता ना हो कि यार मैंने चैनल बना लिया, साल हो गया, 2 साल हो गए। पेशेंस लेवल होना चाहिए, ये कह रहे। अरसलान आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि स्टडी नहीं छोड़नी। इफ यू आर स्टूडेंट, स्टडी नहीं छोड़नी, इसके पैरेलल आप अपना कंटेंट बनाते जाएं। अगर जितनी भी खवातीन है, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप घर में फ्री ना बैठें, आप कंटेंट बनाएं अपना। जरूरी नहीं कि आप अपना फेस लेकर आएं, आप बड़ा कुछ ऐसा कुछ कर सकती हैं जिसे आप मतलब कि घर बैठे भी कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फेसबुक इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं इतना ही कहूंगा। फेसबुक के ऊपर आएं और छा जाएं, ये कह सकते हैं जी। इस पे आए, सोशल मीडिया पे आए और छा जाए। हमारे साथ गुलाम कादिर मौजूद थे और उनके साथ अरसलान ताहिर थे, और हम बात करते हैं यूट्यूब के हवाले से कि उस पर एक नई पॉलिसी आयद की जा रही है, टैक्स पॉलिसी के हवाले से। लेकिन इनका यही कहना है, यूट्यूबर्स का ये मौक़िफ़ है कि जनाब पहले हमारी आमदनी बढ़ाई जाए, उसके बाद टैक्सेस जितने मर्जी लगा लिए जाएँ। तो हमारी भी हुकूमत से यही है कि इनसे ताउन किया जाए। जनाब यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं घर के हवाले से। और घर एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका ख्याल आता है जहन में तो सुकून और इत्मीनान का एहसास उभरना शुरू हो जाता है। हमारे घर हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, और हर शख्स अपने लिए बेहतरीन घर और इसके अंदर दुनिया की बेहतर से बेहतरीन आसाइश चाहता है। कौन नहीं चाहता कि उसका घर जो है वह खूबसूरत नजर आए। और घर की तज़ीन और आराइश की बात की जाए तो घर की डेकोर के हवाले से पैसों से ज़्यादा ज़हन और हुनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो तज़ीन और आराइश पैसों के खर्च करने से ज़्यादा एक आर्ट है कि घर की तज़ीन और आराइश और अपग्रेडेशन कोई आसान काम नहीं है और कोई भी नहीं कर सकता। इसका ताल्लुक आपकी एस्थेटिक सेंस से होता है, आपके ट्रेंड से होता है कि आप क्या चाह रहे होते हो, आप सोच क्या रहे होते हो, फिर उसको किस तरह आप इम्प्लीमेंट करते हो कि क्या आप लोग जो सोच रहे हैं, जो डिज़ाइन आपने सोचा है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन पे हमने आज बात करनी है कि हम किस तरह अपने घरों को सजा सकते हैं और अच्छे तरीके से सजा सकते हैं, और इनमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना भी हमें करना पड़ता है। और हम बात करेंगे, हमारे साथ किरण जावेद मौजूद हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, और इनसे अच्छा और कौन हमें बता सकता है कि घर की सजावट कितनी इंपॉर्टेंट है। किरण, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे बताइए किरण कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक इंटीरियर डिज़ाइनर का काम, और कितना अहम होता है जो हम चीज़ खुद नहीं कर सकते वो इंटीरियर डिज़ाइनर हमें करके दिखा देता है। देखिए जी, इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो एक्सपर्ट होता है। जैसे हर फील्ड के कुछ ना कुछ एक्सपर्ट होते हैं। दे सेव योर मनी, दे सेव योर टाइम। अपने एक्सपीरियंस से वो आपके पैसे बचाते हैं, सेफ्टी देखते हैं, और एक इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल या प्रिंसिपल्स वो फॉलो करते हैं जो कि एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है किसी भी डिज़ाइन का। इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी स्पेस प्लानिंग और फॉर्म, शेप, लाइन। जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दे विल ड्रॉ यू आप, मतलब ऊपर को आपका व्यू लेके जाएंगी। मतलब वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरह आपको करती हैं। और इसी तरह लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेक्सचर, पैटर्न, ये सब चीज़ें मिला के थीम बनती है। मतलब आप पूरी एक थीम लेके चलते हैं और हारमोनियस बनाते हैं, रिदम लाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। लेकिन किरण, हमने देखा है कि पहले इंटीरियर डिज़ाइनर का इतना रवाज नहीं था या लोग नहीं उनको बुलाते थे, अब क्यों इतना बढ़ गया है? क्या लगता है आपको, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि पहले तो सेल फोन्स भी नहीं होते थे। अच्छा। मीडिया भी नहीं था। अब ये है कि हर घर में टीवी है और
आपके पियोन के पास भी फोन होता है। और मतलब मीडिया इतना ज्यादा अब तरक्की कर गया है कि पूरी दुनिया का जो एक इंटरनेशनल फैशन है, हर फील्ड का, इंटीरियर डिजाइन का भी, फैशन का भी, और जो कोई भी ट्रेंड है वो मतलब इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है वो सबको आपको घर बैठे पता चल रहा है। तो पीपल रिलेट देम, मतलब कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उन्हें जो अच्छा लगता है वो अपने लिए पसंद करते हैं, और मतलब उसी तरह फिर वो उसे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करते हैं अपने लिमिटेड बजट, अपने लिमिटेड मीन में। तो मुझे बताइए कि जब हम घर को बनाने की कोशिश करते हैं, सजाने की अगर बात की जाए ख़ास तौर पर, तो हम देखते हैं कि हमने वॉल पर क्या करवाना है, हम लोगों ने फ्लोरिंग क्या करनी है, हम ये सारा कुछ ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या आप क्या कहती हैं, जब हम लोगों को स्टार्टिंग में किन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए, क्या देखना चाहिए सबसे पहले? सबसे इम्पोर्टेंट है साइज ऑफ योर स्पेस। ठीक है, या रूम लेना है तो रूम, या जो भी हमारी स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसका लेआउट, यानी कि डे वन स्टार्ट से हमें पता हो कि वो किस फंक्शन के लिए यूज़ हो रही है, उसका मकसद क्या होगा, और फिर ये उसका लेआउट बनाए कि फर्नीचर किस तरह रखा जाएगा, क्योंकि फर्नीचर की सुप्रीम अथॉरिटी होती है इंटीरियर में। और बाकी चीज़ें हम एनवायरनमेंट के तौर पे लेते हैं, जैसे आपने भी फ्लोर की बात की, तो फ्लोर एनवायरनमेंट का हिस्सा है, वॉल्स एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो इम्पोर्टेंट होता है लेआउट, और बाकी सब चीज़ें उसके साथ होती हैं। और फिर ये कि विंडोज़ हैं, विंडो ट्रीटमेंट्स आप कैसे करते हैं, तो देयर आर मीन्स जिसके तरीके से आप एक जगह, छोटी जगह को बड़ा दिखा सकते हैं और बड़ी जगह को छोटा भी कर सकते हैं अपने गलत एक्सपीरियंस से। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आपके फ्लोर्स हैं तो वो आप ज़रा हारमोनियस रखें, होमोजीनियस फ्लोर्स रखें। अभी तो सीमलेस फ्लोर्स भी आए हुए हैं, टाइल्स चल रही हैं। आप ये देखें, अगर आपका कमरा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग साइज लें, मतलब छोटे कमरे में बहुत बड़ी टाइल ना लगाएं। और अगर आपका कमरा हॉरिजॉन्टल है तो आप कोशिश करें कि टाइल भी हॉरिजॉन्टल लें। ठीक है, पैटर्न को कंट्रास्ट मत करें रूम के साइज के साथ। फिर लाइट है तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यू कैन बोरो लाइट, आप बाहर के वर्ल्ड से ले सकते हैं, इल्यूजन ले सकते हैं। समटाइम्स कमरा छोटा है, विंडोज बड़ी कर लें, तो इल्यूजन क्रिएट होती है कि आप आउटर साइड से एक व्यू ले लिया। और हम देखते थे किरण के पहले वाले घर, अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा विंडोज हुआ करती थी, आज के घरों में नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है, अभी हम तो बहुत ख्याल करते हैं क्योंकि नेचुरल जो लाइट सोर्स है वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से खुला भी आपका घर लगता है, खुला भी लगता है, इम्पोर्टेंट भी है कि आपको नेचुरल लाइट मिले। और हम तो विंडोज रखते हैं, लेकिन अब ये है ना कि हमारा पहले तो एसीज उस तरह नहीं होते थे, अब तो सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल कूलिंग सब कुछ चल रहा है। तो विंडोज मेरे ख्याल से बड़ी होनी चाहिए। और उससे आप आउटर वर्ल्ड से लाइट भी आउटर सोर्स से आप ले लेते हैं, नेचुरल सोर्स से, और वेंटिलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तो विंडोज बड़ी होनी चाहिए। तो जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं तो लोग क्या ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें इस तरह की, किस तरह की चीजें चाहिए होती हैं उन्हें, और उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है? आसान है? क्लाइंट जब आता है ना तो अपने दिमाग में उसका घर, उसकी पूरी ना दुनिया होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आके जैसे आप डॉक्टर को बताते हैं ना, वो वैसे ही बताता है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो हम कुछ रेफरेंस इमेजेस के साथ और कुछ उसकी सारी बात सुन के हम ये देख लेते हैं कि एस्थेटिकली ये क्या चाहता है। और समटाइम्स वो डिविएट भी हो रहे होते हैं, जो करंट ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उससे डिफरेंट चीज़ें मांग रहे होते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि क्या ये जो चीज़ें एस्थेटिकली मांग रहे हैं इनके अपने ही फंक्शंस को पूरा करती हैं। और फिर हम फंक्शन को पहले रखते हैं कि उस जगह का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, विद प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके। और सर्कुलेशन हम कहते हैं कि अगर हमें कमरे को क्लटर्ड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैटर्न एक जगह पे नहीं डाल सकते, बहुत सारे कलर्स एक जगह पे नहीं डाल सकते। अगर आपने शेप्स में, फॉर्म्स में प्ले करना है तो कलर आप सॉफ्ट रखें। समटाइम्स आप पैटर्न के थ्रू और टेक्सचर के थ्रू आप जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, हाई ड्रामा क्रिएट करते हैं। कलर के थ्रू ही आप रिदम क्रिएट करते हैं। तो जो ह्यूमन आई है ना, ये एकदम स्कैन करती है, मतलब ये फोकस के ऊपर बेस्ड है, मतलब इसका फोकस बहुत तेज है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कुछ भी इन्वायरमेंट ऐसा मतलब डिज़ाइन करें तो उसमें फोकल पॉइंट आपका एक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को, अगर ओवर अडॉन्ड या वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा,
मतलब हर चीज को आप बहुत ज्यादा आजकल अगर देखा जाए तो आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन चल रहे हैं? मतलब कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लैक थीम चाहिए, सिल्वर थीम भी चाहिए, गोल्डन थीम भी चाहिए। आजकल क्या चल रहे हैं कलर कॉम्बिनेशंस में? आजकल इस तरह है कि जो घर होती है ना वो बड़ी पर्सनल सी चीज होती है, तो और आपकी पर्सनालिटी का आकाश भी होती मुझे है ये लगता है कि जब आप किसी के घर जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरते हैं या तो गेट से ही पता चल जाता है आप किन लोगों के जा रहे हैं। और बाहर और अंदर जाने तक और उन लोगों से मिलने तक सब चीज़ों में रिदम होना चाहिए और एक जैसी लगनी चाहिए कि वो लोग जिस तरह के हैं वैसा उनका घर लगना चाहिए। तो समटाइम्स अभी ये है कि अगर बजट कंस्ट्रेंट ना हो तो अभी दोनों चीज़ें चल रही हैं, क्लासिकल घर भी चल रहे हैं, स्पेनिश चल रहे हैं, मॉडर्न चल रहे हैं, और मिनिमलिस्टिक मुझे बहुत पसंद है इंटीरियर्स जिसमें आपको एरी और खुली खुली और कुशादा लुक आती है। तो इस वक्त जो है मैंने आपसे कहा ना कि मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें अभिन्न हो गई हैं, पीपल आर मोर अवेयर्ड और उनको एग्जैक्टली पता है कि हमें क्या चाहिए। और फिर बाकी हमें उनकी थोड़ी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है साथ साथ कि क्या अच्छा है। और कलर्स मुझे सारे अच्छे लगते हैं, मैं सारे यूज़ करती हूँ, लेकिन ग्रेज के साथ वी यूज़ वाइट, समटाइम्स वी यूज़ कैमल्स, बेजेस एंड ऑफ वाइट्स, ऑफ वाइट्स एंड कैमल्स, ऑफ वाइट्स एंड गोल्ड्स। ठीक है, थीम होती है पूरी, ब्लैक एंड गोल्ड्स भी अच्छे लगते हैं। इट इज़ हाउ कि आप उसे कैरी कैसे करते हैं, थ्रू आउट कैरी आउट कैसे करते हैं, पूरा रूम ब्लैक एंड गोल्ड। कुछ हमने देखा है किरण के कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो नए ट्रेंड्स वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप ही मुझे बताएंगे। और कुछ ये भी कहते हैं कि जी फलां के घर मैंने ये चीज़ देखी थी, मुझे वैसी ही चीज़ चाहिए। मतलब दूसरों के घर को देख के हम फॉलो कर रहे होते हैं। उस पर हम ज़रूर उनकी ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, और लेकिन इम्पॉर्टेंट उन्हें बात फिर यही है कि अगर उनका घर फ़र्ज़ करें 1 कनाल का था, आपका घर 10 मरले का है, तो हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जिस तरह आप चाहते हैं। ठीक है। और उनको साथ साथ बताना पड़ता है कि ये चीज़ जो है ये ट्रेंडी है, ये नहीं है, ये उस जगह के लिए ये ठीक थी। कोई अलमारी उन्हें वहाँ पसंद है या उनके किचन काउंटर में उनको पसंद थी, वो आपके किचन काउंटर नहीं बन सकता। अगर आप वो बनाएंगे तो आप अपनी स्पेस को ख़राब कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस किसी का आइलैंड बना हुआ है किचन, आपके पास जगह नहीं है, आप बनाएंगे छोटा सा भी तो आप अपनी जगह को ख़राब कर लेंगे। तो हमें बड़ा लॉजिकली स्पेस को यूज़ करना पड़ता है, बड़ा कैलकुलेशंस के साथ, मैथमेटिकली भी, के सर्कुलेशंस के अपने रूल हैं कि जगह को टाइट नहीं करना। इसी तरह साथ ही हमने लाइट को यूज़ करना है, टेक्सचर को यूज़ करना है, लाइंस, मतलब कि अगर अब एक फ्लो चल रहा है ना, आपने जैसे अभी यहाँ ये डायगनल पड़ा है तो आपने रग भी डायगनल बिछाया है, तो आपका डिज़ाइन कट जो है वो डायगनल में आ रहा है, तो लाइन में आपने डायगनली परफॉर्म किया है यहाँ पर। ये भी एक डायगनल सेट है पूरा, तो लाइन बड़ा मैटर करती है, पैटर्न बड़ा, इवन टेक्सचर बड़ा मैटर करता है। ये सब चीज़ों को हम हार्मोनाइज करते हैं, और इन सबको जब आप बिल्कुल सही तरीके से चेंड अप करें, अलाइन करें, तो एक रिदम क्रिएट होता है, और उसी से आपके ब्रेन और नर्व्स को सुकून मिलता है, जिसे आप कहते हैं कि दैट इज अ गुड इंटीरियर डिजाइन, कि ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भी एक है। बहुत ज्यादा माइंडसेट है किरण के, इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर जब आप लोग के पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको उस बजट में किस तरह करके देते हैं आप लोग? ओके, इम्पोर्टेंट होती है, महंगी है ये मुझे बताएं पहले कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो एस्थेटिक्स है ना, वो अल्लाह ने सबको दिए हैं, और ये किसी के मिराज नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कोई इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं है तो उसके अच्छे एस्थेटिक्स नहीं हो सकते, और बजट के अंदर हम इसे बिल्कुल ला सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लगता है कि किसी वॉल पे हमने बेज पेपर लगाना है, और पेपर एक्सपेंसिव है, आप वहाँ पे वो बेज पेंट कर लें। थीम वही होनी चाहिए कि अगर आपका जो भी कोई थीम है ग्रेज एंड वाइट्स में है, आप एक्सपेंसिव अपहोल्स्ट्री नहीं अफोर्ड करते, तो हम थोड़ा चीपर में चले जाएंगे, लेकिन हम थीम वही रखेंगे। जब आप थीम फॉलो कर लेते हैं ना, कि जहाँ पर जो कलर लगना है, टेक्सचर भी इसके करीब करीब लगना है, हम हमेशा एक मूड बोर्ड बनाते हैं, टेक्सचर बोर्ड बनाते हैं कि किस चीज के साथ हमने प्ले करना है। समटाइम्स टेक्सचर्स के और साथ, वो फिर क्लाइंट्स को भी दिखाया जाता है, बिल्कुल दिखाया जाता है, और समटाइम्स उनके बजट में नहीं आता। वॉल कवरिंग्स हैं, अब वॉल पेपर्स के रोल्स, मतलब देयर इज अ वाइड रेंज, तो जब कोई एक्सपेंसिव नहीं कर सकता तो हम उसे लोअर रेंज में ले आते हैं, लेकिन उनके बजट के अंदर, लेकिन थीम ऑलमोस्ट वही रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स महंगा तो है, जब आप एक्सेसराइज करते हैं तो
पैसे तो लगते हैं, पैसे तो लगते हैं। और ये कह सकते हैं कि जी अगर शौक है तो फिर शौक का कोई मोल नहीं है, तो फिर अगर आपने अपना घर संवारना है तो फिर आपको थोड़े से तो पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो बहुत शुक्रिया किरण जावेद हमारे साथ मौजूद थी, इंटीरियर डिजाइनर थी, और हम बात कर रहे थे घरों को किस तरह हम अच्छा बना सकते हैं, किस तरह और ज़्यादा संवार सकते हैं। तो ये अगर आप सबसे पहले जाकर इंटीरियर डिजाइनर से ही रुजू करेंगे तो वो आपको अच्छा बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और आपको बताया कि बदलते मौसम के साथ साथ कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी फैलना शुरू हो गई है। तो ऐसे मौसम में फिटनेस बरकरार रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना आप तंदुरुस्त होंगे उतना ही बीमारियों के खिलाफ लड़ने की जो कुव्वत मुदाफियत है वो भी ज्यादा होगी। तो चलते हैं अपनी फिटनेस एक्सपर्ट सुलाफे नकवी की तरफ और देखते हैं कि वो हमें आज फिटनेस बरकरार रखने के लिए हवाले से क्या क्या टिप्स देने वाली है। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करेंगे लो इम्पैक्ट वर्कआउट की। लो इम्पैक्ट वर्कआउट होता है नी फ्रेंडली, यानी कि इसके अंदर कोई ज़्यादा जंप्स नहीं होते, लेकिन इंटेंसिटी आप इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जंपिंग नहीं होगी कि आपकी नीज में प्रॉब्लम हो या जर्क लगे या बॉडी के लिए किसी भी किस्म की ट्रबल हो और आप स्ट्रगल करने लग जाए और आपको वेट लॉस मुश्किल लगने लग जाए। सो अगर जब हम बात करते हैं लो इम्पैक्ट की, तो सबसे पहले खुद को एक सजेशन देना बड़ा ज़रूरी है। वो क्या होगा? आई एम डूइंग माई बेस्ट। बिकॉज हमें लग रहा होता है जो भी कर रहे हैं शायद कम है, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। नहीं, आपको खुद को थोड़ा सा वक्त देना होगा, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल है, ओवरनाइट चेंज नहीं आएगा। सो सबसे पहले आप खुद को क्या कहेंगे? आई एम डूइंग माई बेस्ट। और स्माइल सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? तो ये नहीं होना। इसके बाद क्या होगा? आपने जब हम लो इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम करेंगे मार्च, लेकिन वो होगा लो इम्पैक्ट। लो इम्पैक्ट यानी कि आपने ऑपोजिट लेग और जो आपका हाथ होगा वो आपने उठाया और रिलैक्स, सिर्फ आपने 30 सेकंड के लिए इसको दोहराया। और रेपिटेशन, या तो आप रेपिटेशन गिन सकते हैं, 2-3 सेट्स के अंदर कर सकते हैं 10 से 12 रेपिटेशन, या आप क्या कर सकते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप ये एक सर्कल कह सकते हैं या एक सर्किट में इसको दोहरा सकते हैं। लेकिन आपके लिए आसान ये होगा कि शुरू में आप 30 सेकंड तक इसको रखें, बिकॉज रेपिटेशन में अगर हम पड़ गए तो हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा कि ये मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा जब लो इम्पैक्ट की बात होती है तो हम जंप्स नहीं इसमें ऐड करेंगे, तो आपके लिए सबसे आसान होगा जंपिंग जैक्स, मगर इसमें आपके जंप्स नहीं होंगे। आपने रिलैक्स किया, लेकिन इसको थोड़ा सा आप स्पीड में करेंगे। ये एक रेपिटेशन होगी और ये होगी 2। आपने क्या किया? इन रेपिटेशन को आप दोहरा सकते हैं, यानी कि 12 से 15 रेपिटेशन आपने की, या 30 सेकंड्स के टाइम के अंदर आपने इसको कवर करना है कि जितनी भी बार आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकें वो आपने करना है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग क्या होता है? यहाँ हाथ रख लें या यहाँ हाथ रखें, जैसे भी आपके लिए आसान हो, और आपने साइड लेग रेज करने हैं। 1 2 1 एंड 2। इसमें होगा क्या? लो इम्पैक्ट तो है, लेकिन आपकी लोअर बॉडी का वर्कआउट अच्छे से हो रहा होगा अगर आप इसको स्पीड से या स्लोली, बहुत स्लो कर रहे हैं या बहुत स्पीड में कर रहे हैं, या आप 30 सेकंड तक कर रहे हैं या 1 मिनट तक कर रहे हैं, इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो आपकी जो हम कहते हैं ना, जो ये वेस्ट का एरिया होता है, ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। यहाँ कई दफ़ा मुझे महसूस होता है कि फ़ैट है और एक राउंड सी एक जो फैट है या ओबेसिटी है, मैं इसको कैसे कम करूँ? तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा अगर आप इस एरिया को अपने साथ स्क्वीज़ भी करेंगे तो। अब इसमें जो आसान चीज़ लो इम्पैक्ट की चूँकि बात हो रही है तो क्या आ जाती है, लेकिन इंटेंसिटी हम इसकी बढ़ा सकते हैं। इसमें आप आएंगे टेबल टॉप की पोजीशन में, यानी कि आप टेबल, योगा में इसको टेबल भी कहते हैं, लेकिन हमने उसके साथ क्रंच को ऐड करना है, बिकॉज लो इम्पैक्ट के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ा देंगे। यहाँ आप खुद आए टेबल पोजीशन में, टेबल पोजीशन के बाद जैसे ही आप नॉर्मल गए, नॉर्मल जाने के बाद पीछे और एक क्रंच, क्रंच के साथ आप एक पंच ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। आपने क्या किया? टेबल एंड क्रंच। इसके अलावा क्या हो सकता है आपकी लोअर बॉडी के लिए, या वैसे भी आपकी जिसमें फुल बॉडी इन्वॉल्व होगी, वो आपके लिए एक आसान सी एक्सरसाइज होगी। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढ ली, कंफर्टेबल पोजीशन के बाद आप यहाँ आ गए, इस लेग को आपने जो कि नीचे होगी उसको आपने किया बेंड, रिलैक्स रहे, और उसके बाद आपने रेज किया, इसको रेज। ये आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं, या रेपिटेशन गिन सकते हैं कि 1 और 2। इस तरह आपने रेपिटेशन की 12 से 15 दफ़ा और 2 से 3 सेट्स के अंदर। मैं इसी पोस्चर में क्यों हूँ? क्योंकि इसी की वेरिएशन मुझे आपको बतानी है। इसमें आपने क्या किया? अपने लेग से आपने सर्कल ड्रॉ करने हैं एक साइड पर, इसी तरह 30 सेकंड के लिए एक साइड पर, या 12 से 15 रेपिटेशन एक साइड पर 2-3 सेट्स में, और स्विच किया।
ये हो सकता है आपके लिए आसान। और एक चीज़ होती है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लो इम्पैक्ट के साथ ज़रा थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी कर देते हैं, बिकॉज हार्ट रेट है इस टाइम तक ऊपर जा रहा होगा। आपको क्या करना है, कैट एंड काउ, लेकिन सीटेड। क्या किया आपने, इनहेल किया, आर्च बनाई बैक पे, एक्सेल, कंप्लीट पीछे गए, इनहेल एंड एक्सेल। एक चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं अपने क्रंच में, वो आपकी फेवरेट बनती जाएगी, बिकॉज ये आसान भी लगेगा आपको। शुरू में थोड़ा सा कम आसान लगेगा, लेकिन आप इसके यूज टू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढी, सर्कल में क्रंच करना है यहां पर, एंड स्विच। एक साइड पर आप 30 सेकंड तक या 12 से 15 रेपिटेशन करने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप उसी टाइम नेक्स्ट किसी एक्सरसाइज पर स्विच कर जाएंगे या अपनी मेडिटेशन पर आ जाएंगे। अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो उसमें आप ग्रीन कलर या ब्लू कलर को अगर आप इमेजिन करते हैं तो वो आपको रिलैक्स भी करता है। और अगर हम लो इम्पैक्ट की बात करें तो हार्ट रेट अगर ऊपर हुआ है तो आपको रिलैक्स होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बता देना बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उसका शुरू आप वार्म अप से करेंगे, ये एक अंडरस्टूड बात है। लेकिन जब आप उसका एंड कर रहे थे अक्सर हम वार्म डाउन या कूल डाउन भूल जाते हैं, और उस वजह से हमारी जो बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और हम कहते हैं मैंने शायद एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर ली और मुझे क्रैम्प्स पड़े। कई दफ़ा होता है कि आपने स्ट्रेच सही से खुद को नहीं किया होता। सो मेडिटेशन फिर भी आप एंड पर याद रखेंगे। और एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए गिफ्ट होगी जो आपको रिलीफ देगी। वो क्या होगी, आपने इनहेल किया हाफ और उसके बाद फुल, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगेन इट्स इनहेल, inhale and exhale, inhale, inhale and exhale and relax। ये चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ जो एक माउंटेन की वेरिएशन जो है जो बड़ी आसान होती है, आपने इनहेल किया and exhale, inhale and exhale, आपके लिए बहुत आसान होगा। सो एक चीज़ जो है, जब आप कैट काउ भी कर रहे हो, कैट एंड काउ आप फ्लोर पर आकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीटेड कर रहे हैं तो जब आप कंप्लीट अपना पोस्चर करते हैं तो वो आप अपनी एक रेपिटेशन कह सकते हैं या 30 सेकंड के लिए इसको दोहरा सकते हैं। ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देगा और आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। मेडिटेशन आपको अलाइन करने में मदद करेगी और इसके साथ चूँकि इसको न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, योगा आपके 4 एस्पेक्ट्स पर काम करता है, जो कि आपके मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल एस्पेक्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये था जो आपका लो इम्पैक्ट वर्कआउट जो आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके हवाले से आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और इसके हवाले से आप अपने फीडबैक से भी हमें आगाह कर सकते हैं। सो आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है, स्पेशली लो इम्पैक्ट वर्कआउट को लेके, उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक गाइस। ठीक है जी, सुलाफा नकवी हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी नई नई टिप्स के हवाले से। तो आप भी ये टिप्स करके खुद को तरोताज़ा और फिट रख सकते हैं। जनाब, आज का जो प्रोग्राम था, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमें फेसबुक पेज पर जाके आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।